हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे किस तीसरे सबसे छोटे देश ने अपना नाम बदला है, रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो कर दिया है। और दुनिया भर में जो छोटे छोटे देश हैं वो कौन कौन से हैं, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, तीसरा तो ये है। और भी कई सारे क्वेश्चंस, जैसे गिलाव झील है, उसको 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया देश का, तो किस राज्य का पहला रामसर स्थल है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक को कॉस पर विक्रम साराभाई मेडल मिला है। इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बन चुके हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, कौन है वो। गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए, वो कौन है। और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले बताऊं कि ग्रुप डी का एग्जामिनेशन चल रहा है और उसमें जीएस के जो 20 प्रश्न होने चाहिए, तो उसमें से 19 से 20 केवल और केवल करंट अफेयर्स के ही आ रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब बहुत ना के बराबर एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सब करंट अफेयर्स। और वो सब खूब टकरा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया थे हाफ ईयरली जो करंट अफेयर्स वीडियो मैंने दिया था, और पीडीएफ जो शार्प लर्निंग ऐप पर भी है उसके ज़रिए। तो ये वीडियो भी देख सकते हैं आप, ये वाला यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर अवेलेबल है। इससे अनुमान लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, यूपीएससी में खूब सारे टकराए, बीपीएससी में टकराए, यूपी पीसीएस में टकराए, रेलवे में टकरा रहे हैं ये लगातार, एसएससी में टकराए, पुलिस में टकराए, हर एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स शानदार ढंग से टकरा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ और क्वेश्चन लेते हैं। और ये तो यूपीएससी वाला है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित दुनिया के सबसे छोटे तीसरे जो द्वीपीय देश है, तीसरा सबसे छोटा, तो उसने अपना नाम बदल कर रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो कर लिया है। तो कौन सा देश है ये? आंसर क्या होगा इसका? नौरू। पहले पुराना नाम नौरू था और अब नया नाम क्या हो गया है? नाउ एरो हो गया है। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। तो सवाल वहाँ पर होगा कि आखिर क्यों बदला है। लेकिन उससे पहले बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने रिकॉर्ड में नया नाम लागू कर दिया है। तो एक और मैप के ज़रिए देखते हैं, फिर आपको इसके बारे में और डिटेल बताएंगे कि क्यों आखिर नाम बदला गया है ये। ठीक है, तो देखिए मैप के ज़रिए चलते हैं। प्यारा भारत है अपना, और कहाँ चलेंगे? मैंने पहले बताया प्रशांत महासागर क्षेत्र में। तो ये प्रशांत महासागर है विशाल, और इसी में इस यहाँ पर बीचों बीच में ये एक देश है, उसका नौरू कहा जाता था, और अब क्या है? रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो, इस नाम से जानेंगे इसको। इसकी राजधानी कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा ये द्वीपीय देश है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डेविड अदेआंग। क्षेत्रफल कितना है पता है? मात्र 21 वर्ग किलोमीटर, 21 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर भाषा बोली जाती है नाउर ऑन और अंग्रेजी। आबादी 12,000 है, और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है ना, करेंसी, वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है ये। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। अब सवाल यहाँ पर होगा कि आखिर क्यों इसका नाम बदला गया है यहाँ पर। तो ये जो द्वीपीय देश है, छोटा सा देश देख रहे हैं, एक बार और लोकेशन में देख लीजिए कहाँ पर है। तो देखिए प्रशांत महासागर क्षेत्र है पूरा पूरा, और इसी में यहाँ पर इस लोकेशन पर ये स्थित है। एक बार और जूम करके इसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये है स्थित। अब इस द्वीपीय देश के लोगों का ये कहना है कि नाउ एरो जो है ना, उसका असली नाम है, जो पुराना नाम था नौरू, वो विदेशी लोगों की सुविधा के लिए वो प्रचलन में आया था। तो अब समय है कि वहाँ के जो लोग हैं, मूल निवासी, वो मूल पहचान के साथ जिए। इसलिए अब वहाँ के लोगों को देई नाओ एरो के नाम से जाना जाएगा, और देश को नाओ एरो के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये जो देश है ना, एक्चुअल में अगर हम देखेंगे कहाँ पर है ये, तो एक तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में देखा ही आपने, और दूसरा जो ये आप ये देखिए मैप, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर एशिया के कुछ देश हो गए, यानी फिलीपींस वगैरह हो गया, इसी में इधर माइक्रोनेशिया है, ठीक है, पॉलिनेशिया है, मेलेनेशिया है, ये सब देश हैं। तो इसी में यहाँ पर जो देखेंगे ना आप, ये वाला, ये माइक्रोनेशिया जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ये यहाँ पर नौरू ये देश था। ठीक है, माइक्रोनेशिया मेलेनेशिया के बीच में 1970 के दशक में यहाँ पर फॉस्फेट की भारी मात्रा भंडार मिला था, और इसके कारण ये देश दुनिया के अमीर देशों में गिना जाता था।
नाउ एरा जो है ना वो 21वीं सदी का 8वां देश बन गया है जिसने अपना नाम बदला है 21वीं सदी में। 1968 में ये संप्रभु देश बना था। नाउरू एक छोटा सा द्वीप था, 12 स्थानीय जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। कोई आधुनिक सरकार या सेना नहीं है, बल्कि लोग जो है ना वो अपना जीवन मछली पकड़ने, नारियल की खेती और समुद्र से जो मिलने वाले संसाधन है उस पर निर्भर है। 1888 में 1888 में जर्मनी ने हस्तक्षेप करके द्वीप पर नियंत्रण कर लिया था। फिर 1914 की बात है जब ऑस्ट्रेलिया ने इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा कर लिया था। और फिर नावेरा को स्वतंत्रता जो मिली थी ना, वो मिली थी 31 जनवरी 1968 को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी और संप्रभु देश बन गया था। तो क्षेत्रफल के अनुसार ये दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है जो देख रहे हैं आप। अब हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया के सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे जो छोटा देश है ना वह है वेटिकन सिटी। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है और ये रोम जो इटली है ना, रोम के अंदर में स्थित एक दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश। उसके बाद स्थान है मोनाको का और इसका क्षेत्रफल करीब 2.02 वर्ग किलोमीटर और ये फ्रांस के पास में स्थित है। अपने शानदार कैसीनो और लग्जरी जीवन के लिए बहुत ही पॉपुलर है ये। उसके बाद फिर नाउ एरो जो तीसरा सबसे छोटा देश कहेंगे हम, ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में ये स्थित है और 21 वर्ग किलोमीटर मात्र इसका क्षेत्रफल है। फिर तुवालू है, उसका सैन मारिनो है, फिर लिंकटेस्टाइन भी है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अच्छा, पिछले कुछ वक्त में यानी अगर हम कहें इस सदी में 8 देशों ने नाम बदले हैं अपने। तो ये सब ने नाम बदले हैं। ईस्ट तिमोर ने तिमोर लेस्टे किया था 2002 में, केप वर्डे ने कार्ब वर्डे किया था 2012 में, चेक रिपब्लिक ने चेकिया किया था 2016 में, स्वाजीलैंड ने इस्वातिनी किया था 2018 में, मैसेडोनिया ने नॉर्थ मैसेडोनिया किया था 2019 में, हॉलैंड ने नीदरलैंड किया था 2020 में, टर्की ने तुर्की नाम रख दिया था 2022 में और नॉरू ने नाउ एरो नाम रख दिया है। तो ये भी पुराने जो चीज़ें हैं ना ये सब भी याद रहने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ये बात रही। मैप में एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये है दुनिया का सबसे तीसरा छोटा देश। ठीक है, उसके राष्ट्रपति ये हैं, नाम भी बताया था मैंने आपको। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ग्लाव झील किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया और देश का 101वां। आंसर क्या होगा इसका? अरुणाचल प्रदेश। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में कि ये अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट रामसर साइट है और इंडियाज 101st। ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में वहाँ पर कामलांग टाइगर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसके भीतर में स्थित है। यहाँ पर याद रखिएगा आप, ये आंध्र प्रदेश ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में कामलांग टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके भीतर में स्थित है। और फोटोग्राफ देखिए, इस तरीके का ये दिखता है ये रामसर स्थल। अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल हो गया और इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 अगस्त को ही की है। 101वां रामसर स्थल देश का। ग्लावा झील उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, एक बार मैप के जरिए देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा। प्यारा भारत है अपना और उसी में ये है एक राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही इस लोकेशन पर ये तकरीबन समुद्र तल से 1168 मीटर की ऊंचाई पर है, करीब 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मीठे पानी की झील है, मुझे लगता है कि दिख रहा होगा आपको, तो डार्क हो गया है। ये सुंदर झील है, बारहमासी पहाड़ी धाराओं से पोषित होती है। 150 से अधिक पेड़ और 49 आर्कटिक जो प्रजातियां हैं यहाँ पर पाई जाती हैं, दुर्लभ है। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। लोहित जो जिला है वहीं पर ये स्थित है। ये जिले का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर होगा कि वेटलैंड किसको कहते हैं, जो वेटलैंड का जो दर्जा मिला है उसको। तो वेटलैंड ऐसी नम भूमि होती है जहाँ पर बारिश का पानी जमा होता है और क्षेत्र में पक्षियों की बड़ी संख्या पाई जाती है। पिछले कुछ वर्षों में कई सारे स्थल को ऐसे को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और इससे क्या होता है, इसके संरक्षण के लिए
कंजर्वेशन के लिए यूनेस्को भी मदद करता है आर्थिक तौर पर। अब सवाल होगा कि रामसर स्थल क्यों कहते हैं? रामसर ईरान का एक शहर है। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्र भूमि समझौता हुआ था, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। दुनिया ने सिग्नेचर किए थे और इसीलिए उस जगह के नाम पर ही रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग इसको आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं, वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। वैसे तो ये 1975 में लागू हुआ था। औपचारिक तौर पर भारत ने कब साइन किया था? 1982 में। यह भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो भारत में ये जो वेटलैंड है या आर्द्र भूमि है, उस संरक्षण का काम केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है वो नोडल मंत्रालय घोषित है। तो इस देश में, भारत में अब 101 रामसर स्थल हो चुके हैं और इन सब की पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में भी दे दी है, तो पीडीएफ आप देख सकते हैं, देख लेना। ये देखिए 25 है, इसके अलावा ये 51 है, ठीक है, 77 तक हो गया ये, फिर ये 101 हो गया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बड़ा सवाल ये है कि 101 रामसर स्थल है, तो पिछले 10-15 तो आपको याद होने चाहिए। क्लियर होगी बात? उसके अलावा आप जिस राज्य में रहते हैं ना, उस राज्य के रामसर स्थलों को बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि आपके राज्य में जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, उन सब में इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ के। अगर देश का देखना है तो आप पिछले 15 कम से कम याद रखिए, बाकी चीज़ें भी आपके ध्यान में रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ये पूछ दिया जाता है, इससे अलग अलग चीज़ें पूछ दी जाती हैं। पाला वेटलैंड कहाँ पर है, जिसको रामसर स्थल का दर्जा मिला हो, तो मिजोरम है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये 101वां ये रामसर स्थल है, गलाव झील अरुणाचल प्रदेश का, ये लोहित जिले में स्थित है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? आंसर होगा अजित डोभाल को। कौन है वो? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, उनको दिया गया है। और किसने दिया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है 1 अगस्त को। कहाँ पर? तो पुणे में दिया गया है। ये पुरस्कार का नाम क्या है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन देता है ये? तो तिलक स्मारक ट्रस्ट है, उसी की ओर से दिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में लंबे समय तक दिए गए योगदान के लिए सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। अजित डोभाल अतीत में मतलब कई सारे राज्यों के संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई हुई है। इसके अलावा खुफिया अधिकारी के तौर पर भी उन्होंने, जासूस के तौर पर भी पाकिस्तान, लंदन और बहुत सारे जगहों पर काम किया हुआ है उन्होंने। इसके अलावा राजनयिक भूमिका भी निभाई हुई है और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एनएसए के तौर पर भी उनको जाना जाएगा, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। ये कब ये सम्मान देना शुरू हुआ था? 1983 से दिया जा रहा है। हर वर्ष 1 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जो पुण्यतिथि होती है, उस पर उन व्यक्तियों को दिया जाता है ये अवार्ड जो इन्होंने देश की प्रगति, विकास और के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया हो, ठीक है। ये सम्मान पाने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे समाजवादी नेता SM जोशी थे और अब तक ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इसके अलावा सीनियर लीडर शरद पवार, इन सबको दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि किस पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक को कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 से सम्मानित किया गया? अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम 58 ईयर की हैं और इनको खगोल भौतिकीविद यानी एस्ट्रोफिजिसिस्ट है ये, तो उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है और न्यूज़ देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो उनका रिसर्च जो है ना वो तारकी आबादी, तारा समूह, आकाशगंगा, उन सब के डेवलपमेंट के क्षेत्र में उसको दर्शाता है। और आपको बताऊं कि वो बेंगलुरु में इससे जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान है IIA, उसकी डायरेक्टर हैं और साथ में नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेस सेंटर और उसकी डायरेक्टर के तौर पर भी वो काम संभालती हैं। तो कब ये अवार्ड मिला है? विक्रम साराभाई पदक 3 अगस्त को मिला है। इटली में चल रहे फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस में जो चल रहे 46 कॉस्पर साइंटिफिक जो एक समिट थी उसी के दौरान ये दिया गया है। और इसी के साथ ये सम्मान पाने वाली वो भारत की पहली महिला वैज्ञानिक और चौथी भारतीय बन गई हैं।
ये अंतर्राष्ट्रीय पदक विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को दिया जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उनके जो उत्कृष्ट योगदान है उसके लिए। और इससे पहले किन भारतीयों को मिल चुका है, तो UR राव को मिल चुका है 1996 में, गुरबख्श सिंह लखीना को मिल चुका है 2014 में, अनिल भारद्वाज को मिल चुका है 2024 में, और अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को मिल चुका है 2026 में भी। तो कॉस्पर के द्वारा आयोजन किया जाता है। कॉस्पर का जो पूरा नाम है ना वो कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो वैज्ञानिक संघ है एक तरह का, जो अंतरिक्ष रिसर्च में योगदान देने का काम करता है। ठीक है, तो कॉस्पर ने ही विक्रम साराभाई पदक बनाया हुआ है, जो मतलब ये दिया जाता है अवार्ड। ये कॉस्पर और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया जाता है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए। और डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर भी है, जो महान भारत के महान वैज्ञानिक और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी माने जाते हैं। इसरो की स्थापना और देश में जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसकी दिशा में श्रेय दिया जाता है विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि डॉक्टर DY पाटिल, पूरा नाम है ज्ञानदेव यशवंतराव पाटिल, उनका निधन हो गया 4 अगस्त 2026 को। तो वह किन राज्यों के गवर्नर रह चुके थे? आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल। 90 ईयर के थे और काफ़ी पॉपुलर है DY पाटिल ग्रुप, उसकी शुरुआत की थी उन्होंने, जिसके तहत देश भर में 182 से ज़्यादा कॉलेज और स्कूल, इसके अलावा 7 डीम्ड यूनिवर्सिटी, कई अस्पताल चल रहे हैं। और वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य यानी विधायक भी रह चुके हैं 1967 से 78 के बीच में। और 2009 से 2013 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे, 2012 से 14 तक बिहार के राज्यपाल रहे, 2014 से कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला था। ठीक है, तो उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 1991 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस पूर्वोत्तर राज्य में जुलाई 2026 में ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियों के उफान से बाढ़ की स्थिति बन गई, जिसके चलते वहां पर 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? आंसर क्या होगा? असम। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसने जो बुलेटिन जारी की है उसमें ये बताया है कि काफ़ी लोगों की मौत हो गई है, 3 लाख लोग प्रभावित हैं। और आप देख रहे हैं ना द हिंदू में ये खबर कि कितने, ये तो शुरुआती खबर है, अब तो और ज़्यादा हो गए, 3 लाख से ज़्यादा जो हो गया है। और इस तरीके से बाढ़ आई हुई है वहाँ पर। असम के बहुत सारे जो ज़िले हैं वो मतलब तकरीबन 7 ज़िले अभी भी डूबे हुए हैं, और बड़ी मात्रा में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डूबी हुई है। 11,000 से अधिक मवेशी बह चुके हैं, 17,000 से ज़्यादा पशु प्रभावित हो चुके हैं। कई स्थानों पर तटबंध, सड़कें, मकान, स्कूल सब क्षतिग्रस्त हो गया है। तो आर्मी, एयरफोर्स और NDRF, इन सब की जो टीम है ना, इसके अलावा SDRF भी वहाँ के, वो सब काम कर रही है वहाँ पर बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अच्छा क्यों हुआ ये? देखिए हुआ यूँ है ना, एक तो बारिश हुई है, और दूसरा जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जो इधर से बह के आती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसने बाढ़ बड़े पैमाने पर यहाँ पर लाया है, और उसकी वजह से भी ये पूरा इलाका बाढ़ से बहुत बुरी तरीके से चपेट में आ गया है। तो जो प्राकृतिक आपदा है ना, उन सब का ये स्थिति झेलना मजबूरी ही है। असम हर साल बाढ़ में डूबता है, ये स्थिति है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो भारत के लिए कब किया था उन्होंने डेब्यू इंटरनेशनल? तो 2011 में किया था। 38 ईयर के हैं अजिंक्य रहाणे। 30 जुलाई को उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के योद्धा और आधुनिक जंगल युद्ध प्रणाली के शिल्पकार बसंत कुमार, उनका निधन हो गया 29 जुलाई को। तो उन्हें कौन से सम्मान मिल चुके थे? आंसर क्या होगा? अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक, यानी B और C दोनों। ये रहा फोटोग्राफी इनका। 77 ईयर के थे। ब्रिगेडियर के पद से वो रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर कॉलेज की स्थापना की थी। दोनों बेटे भी इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे हैं। इंदौर के मूलतः थे ये,
1969 में मराठा लाइट इन्फेंट्री में इन्होंने कमीशन अधिकारी वहाँ पर बने थे, मतलब ज्वाइन किया था उन्होंने। 1971 के युद्ध में उन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत शानदार ढंग से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है 31 जुलाई को। ये रेंजर किन को कहेंगे हम, जो प्रकृति, इसके अलावा जो जंगल है, इन सब की जो रक्षा करने में करते हैं ना, रेंजर होते हैं। वन विभाग में रेंजर का पद होता है। तो ये दिवस ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजर, उनको याद करने के लिए, दुनिया की जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा के लिए जो लोग हैं, तो उन सब की जागरूकता के लिए मनाया जाता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है फेफड़े का कैंसर दिवस। फेफड़े का कैंसर ना हो इसके लिए क्या कीजिए, धूम्रपान यानी स्मोकिंग छोड़ना चाहिए। सेकेंड हैंड स्मोकिंग, मतलब कोई और स्मोक कर रहा है उससे आपको इफेक्ट ना हो, वो ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ आहार रहना चाहिए, ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्रहान, उनका निधन हो गया 2 अगस्त 2026 को। तो किस आयोग के अध्यक्ष थे? लिब्रहान आयोग के अध्यक्ष थे। ये काफ़ी पॉपुलर रहा है लिब्रहान आयोग। क्यों? बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच करने के लिए इनको नियुक्त किया गया था और इन्होंने पूरी जांच रिपोर्ट भी बनाई थी। 87 ईयर के थे, मद्रास आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। 1964 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी उन्होंने। तो एक आयोग की, मतलब इन्होंने अध्यक्षता की थी, इसी वजह से उसका नाम, आयोग का नाम भी लिब्रहान आयोग रखा गया था, जो 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उसकी जांच के लिए। आयोग ने 17 साल और के बाद 6 दिसंबर 1992 को 1992 को अपनी रिपोर्ट दी थी और कारसेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बारे में ये कहा था। और भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये जांच आयोग में से एक बन गया था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिगो एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सीईओ अगस्त 2026 में कौन बने हैं? विली वॉल्श नाम है उनका। तो 3 अगस्त को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। हालांकि मार्च में ही इनके नियुक्ति की घोषणा की गई थी इंडिगो के द्वारा, और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो मार्च में ही पीटर एल्बर्स ने जो इस्तीफा दे दिया था, तो अब ये बने हैं। ठीक है, इंडिगो जो है ना वो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। 450 से अधिक विमानों का संचालन ये करती है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी ओपन, ये टेनिस वाला, ये 2026 महिला वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? अलेक्सांद्रा इला, उन्होंने जीत लिया है। फिलीपींस की हैं, 21 साल की हैं टेनिस खिलाड़ी। तो इन्होंने 3 अगस्त को फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर ये खिताब जीत लिया है। यह उनका पहला WTA खिताब है, वर्ल्ड टूर अवार्ड। ठीक है, डीसी ओपन क्या है? इसको मुबाडाला डीसी ओपन कहा जाता है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया जाता है, प्रतिष्ठित है, काफ़ी पॉपुलर ये है ये खिताब। अगला क्वेश्चन है कि डीसी ओपन टेनिस 2026 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो टेलर फिट्ज ने जीता है। ये रहा फोटोग्राफ इनका। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं, यूएसए के, और इन्होंने स्पेन के राफेल जोडर उनको हराकर ये खिताब जीता है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कैबिनेट सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। आंसर का टीवी सोमनाथन, उनको पहली बार, मतलब जो ये पद की जिम्मेदारी दी गई थी कैबिनेट सेक्रेटरी की, ये 10 अगस्त 2024 को दी गई थी। 2 साल का कार्यकाल था, तो कार्यकाल अब पूरा हो रहा था, तो इसी दौरान अभी केंद्र सरकार ने तय किया कि अब उनको 1 साल का और मतलब बनाए रखा जाए। तो 30 अगस्त 2026 के बाद वो, मतलब वैसे तो 30 अगस्त के आसपास उनका रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन अब वो 1 साल और के लिए यानी 2027 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं वो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं वो। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी पद जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है इस देश का। ओके, ये रहा फोटोग्राफ
टीवी सोमनाथन का। ये भारत के नागरिक प्रशासन का सबसे टॉप पद है, ब्यूरोक्रेसी का। आईएएस जो हैं देश भर में, तो उनके सर्वोच्च प्रशासनिक पद ये होता है। जिस देश का चीफ होता है ना प्रधानमंत्री, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी का जो चीफ होता है ना, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी की जो प्रमुख जिम्मेदारियां अगर वो देखेंगे तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट यानी केंद्रीय कैबिनेट जो है ना, उसके सलाहकार एक तरह से होते हैं। ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य तौर पर सलाह देना काम होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय है, उसके प्रमुख होते हैं ये। कैबिनेट और उस विभिन्न जो समितियां हैं उसको सचिवीय सहायता प्रदान करने का काम होता है इनका। मंत्रालयों के बीच में समन्वय करने का काम होता है। जितने मंत्रालय हैं उसके सेक्रेटरी से कम्युनिकेशन करना, वो सब चीज़ें हैं। सिविल सर्विस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं वो। और देश में अगर कोई भी बड़ी राष्ट्रीय आपदा आ गई, आपातकाल स्थिति हो गए, तो उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी सर्वोच्च स्तर पर पूरा ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर यानी अधिकारियों के लेवल पर कोऑर्डिनेट करने का काम इन्हीं का होता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह सचिव, उनका नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। आंसर होगा गोविंद मोहन। तो अब वो 2027 तक के लिए ये इस पद पर रहेंगे। 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर डेली करंट अफेयर्स तो आते ही है, साथ में अलग से आईएसपीसीएस के लिए जो बैच है उसके लिए अलग से ऐप पर क्लासेस होती हैं, वो अलग होती हैं। ठीक है। तो कई सारे बैचेज भी हैं, अवेलेबल हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।